कदम हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। दरिंदगी से फिर शर्मसार है देश। पार हुई हैवानियत की हद। जिंदगी की लड़ाई से फिर जूझ रही है देश की एक बेटी। आखिर कब तक और कैसे थमेगी ये दरिंदगी? एक सवाल आपसे, हमसे, हम सबसे, कब जागेगा देश? चैनल 1 न्यूज की मुहिम कोयला खदान आवंटन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश। खदानों के आवंटन में की गई मनमानी, घाटे का अनुमान लगाना मुश्किल, आवंटन रद्द करने की सिफारिश। 2G घोटाले पर संसद में घमासान, लोकसभा 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित। पीएम के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। सोनिया गांधी का विपक्ष को दो टूक, कहा विपक्ष मांगता है तो मांगने दो पीएम का इस्तीफा, पीएम नहीं देंगे इस्तीफा। और मनरेगा फंड में गड़बड़ी का खुलासा, संसद में पेश हुई कैग रिपोर्ट, फंड निकालने में नियमों का उल्लंघन हुआ। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। एक पुरानी कहावत है कि कोयला है तो सब काला है। जी हां, संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार समेत विपक्ष पर भी कालिख मर दी है। सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। तो पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र जिस कोयला घोटाले की भेंट चढ़ा, उसी कोयले घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट एक बार फिर से केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। सोमवार को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी और आज भी यही हालात जस के तस बने रहे। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद में फिर हंगामा, विपक्ष एक बार फिर तेवर में। सवालों के घेरे में केंद्र सरकार, विपक्ष ने फिर मांगा प्रधानमंत्री से इस्तीफा। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन जिस बात की संभावना थी हुआ भी वैसा ही। सोमवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने गुड़िया रेप केस और कोल ब्लॉक आवंटन पर केंद्र सरकार की जमकर फजीहत की। ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 2G घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने से खफा बीजेपी ने कोल ब्लॉक के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कोलगेट का एफिडेविट का मामला आया है, किस प्रकार से सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, ये विषय सामने आया है और इसमें कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका है और प्रधानमंत्री कार्यालय की भी भूमिका है। अभी कहा गया है अखबारों में कि अश्विनी कुमार सीबीआई के एफिडेविट के ग्रामर को करेक्ट कर रहे थे। सीबीआई को कब से अंग्रेजी के अध्यापक की जरूरत हो गई अपने एफिडेविट की अंग्रेजी को ठीक ठाक करने के लिए? 2G के मामले में जो तथ्य आज तक सामने आए हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि उसमें भी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री दोनों की भूमिका है, क्योंकि उनके सहमति के बिना, उनके संज्ञान के बिना कोई भी काम नहीं हुआ है
और इसलिए वो बराबरी के जिम्मेवार है। अगर राजा जिम्मेवार है तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी जिम्मेवार है, और इसलिए ये घोटालों की सरकार है और ये जानी चाहिए, और इसलिए इस पर वो पर्दा डाल रहे हैं। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लोकसभा में हंगामे के बीच कोल आवंटन पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखी गई। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1993 से लेकर साल 2008 तक गलत तरीके से खदानें आवंटित की गईं। स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि निजी कंपनियों के आवंटन तुरंत रद्द होने चाहिए। Coal blocks were allocated to private companies for enhancing coal production. The committee feels that such allocation of huge natural resources has not generated sufficient revenue for the government, and instead it had only benefited the private players. Since the coal blocks allottees are requested to pay royalties cess to the concerned state on coal production, the non-development of coal blocks will mean a big loss to the state exchequer, as no royalty will be paid to the states. The committee therefore strongly recommends that the present status of coal blocks must be analyzed by the government in terms of colossal failure to achieve the target. विपक्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन चौतरफा घिरी सरकार अब भी फॉर्म में है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा है। जहां तक 2G का सवाल है, 2G का मामला एक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है, और जहां तक कोयले का मामला है, कोयले का मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। पर इस सब बात में ना पड़ते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत करना चाहती है कि वो सरकार में रही है, उसने केंद्र में सरकार चलाई है, तो वो जो 6 वर्ष हैं, चाहे संचार का मामला हो, चाहे कोयले का मामला हो, उन 6 वर्षों का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी पहले दे और उसके बाद फिर उससे आगे बात करें। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच कोल ब्लॉक आवंटन पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें माना गया है कि आवंटन में गड़बड़ियां हुई हैं। बहरहाल विपक्ष न सिर्फ कोल ब्लॉक बल्कि 2G घोटाले पर भी कोहराम मचा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार मुसीबत की इस घड़ी में खुद को कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो कोयले की कालिख को लेकर हर तरफ हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और इसी की वजह से संसद की जो कार्रवाई है वो भी सुचारू तरीके से चलती नजर नहीं आ रही। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चैनल न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, चाहे बात कोयले की कालिख की बात करें, मनरेगा के महाघोटाले की बात करें, या फिर हम बात करें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की, पूरी तरह से सरकार घिरी हुई है और कह सकते हैं कि इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहती विपक्ष। यही वजह है कि संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। नेहा, आज देखें, आज की अगर हम संसद की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। 2G को लेके जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी जेपीसी की वो आई है। दूसरा कोयला आवंटन को लेके स्थायी समिति है वो पेश हुई है। तीसरी एक कैग की रिपोर्ट मनरेगा में। तीनों में कहना चाहिए कि बड़े घोटाले सामने चीजों को आप देख रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को एक मौका मिला है भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने का, लेकिन अभी आप देख रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं INB, वो कह रहे हैं कि एनडीए जो है अपने 6 साल का जो कार्यकाल है उस पर जवाब दे, क्योंकि जो कोयले की जो स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है, मैं बताऊं नेहा, वो 93 से उन्होंने उसका पूरा कहना चाहिए कि उसकी पूरी जांच करी है 93 से लेके अब तक। तो उसमें कमेटी ने साफ कहा है कि कोई भी नियमों का ढंग से पालन नहीं किया गया और ये जो आवंटन हुए कोल वो पूरी तरीके से देश का धोखा है और एक कितना करीबन काफी कितना इसके कारण नुकसान हुआ है। और इन्होंने कहा है कि 2005 और 6 के बाद जो है वो नीलामी भी नहीं हुई है कोल ब्लॉक्स की। तो एक ये बहुत बड़ी कहना चाहिए कि मामले को एक जो ये मामला पहले से चल रहा है कोल का, सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसकी जांच चल रही है। तो ऐसे में ये स्थायी समिति की जो रिपोर्ट आई है उससे भी सरकार की मुश्किलें बढ़नी है। लेकिन जैसा कि देखते हैं हम राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, उसी तरीके से इन मसलों पर आप कम से कम राजनीतिक दलों में ये देखेंगे और जो सही स्थिति जो सामने आएगी वो सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कैसे आगे देखता है। क्योंकि आपने याद होगा कि
भी सीबीआई प्रमुख को अश्वनी कुमार है जो कानून मंत्री, उन्होंने बुलाया था क्योंकि पूरी रिपोर्ट देनी है, स्टेटस रिपोर्ट कोल पर। तो ये राजनीति भी हो रही है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही जा रही है यूपी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो मोर्चा संभाला गया है और जो हंगामा जारी है, सवाल ये उठता है कि विपक्ष को गुस्सा इस बात को लेकर है कि इस सरकार में इतने घोटाले हुए हैं, एक और घोटाला अब सामने आया है और इसे घेरने का मौका मिल रहा है सरकार को, इस बात को लेकर गुस्सा है, या फिर गुस्सा इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले की आंच में वो भी गिरती हुई नजर आ रही है, उस पर भी कालिक पुत्ती नजर आ रही है, कालिक के दाग लगते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता कप्तान सोलंकी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में आपका। धन्यवाद। सोलंकी साहब, घोटालों की सरकार तो कही जा रही है इसे, लेकिन जिस तरीके से 1993 से लेकर 2000 के बाद, यानी कि सरकार के बनने के बाद तक जो कह सकते हैं जांच हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी गिरती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 1993 से लेकर के अभी तो ये जो कमेटी है उसने रिपोर्ट दी है, लेकिन वो रिपोर्ट क्या है ये तो अभी पता लगेगा। लेकिन 1993 से अगर घोटाले थे तो ये सरकार तो 2004 में बनी ना जी। तो 2004 में इस सरकार ने कोल आवंटन में घोटाला करने के बजाय पूर्व सरकार का अगर कोई घोटाला था तो उसको उजागर करना था जी, उसको उजागर करना था और उससे सबक लेकर के या उससे वो लेकर के इसको आगे का आवंटन देश हित में करना था, वो तो उसने नहीं किया जी। तो 2004 में सरकार बन जाने के बाद 2006 तक 2008 तक प्रधानमंत्री खुद उस विभाग के मंत्री थे और उस समय जो सारे के सारे घोटाले हुए जी, तो उन घोटालों को उन्होंने खुद किया। अब उन घोटालों से बचने के लिए ये इस तरह की रिपोर्ट ला दिया, वो रिपोर्ट लाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सोलंकी साहब, विपक्ष की तरफ से जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जो हंगामा जारी है, बीजेपी को गुस्सा किस बात का आ रहा है? बीजेपी को गुस्सा इस बात का है कि घोटालों की सरकार है, घोटाले इतने सामने आए हैं, जनता के पैसों को लूटा गया, इस बात का गुस्सा बीजेपी जता रही है, या फिर इस बात का गुस्सा बीजेपी के अंदर है कि यहां तो सरकार को गिरना चाहिए था, घोटालों की जांच जो होनी थी वो सरकार के कार्यकाल से होनी चाहिए थी, इसमें बीजेपी को क्यों लपेटा जा रहा है? ये कोयले की कालिक बीजेपी पर क्यों लग रही है? इस बात का गुस्सा है बीजेपी को? नहीं, इस बात से तो गुस्सा है ही, लेकिन इस सरकार का 2004 में गठन होने के बाद अगर कोल आवंटन में 1993 से अगर घोटाले हुए थे तो उसके बारे में इसको जिक्र करना चाहिए थी ना। और 1993 में तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, इसलिए इनको अगर ऐसा लगता है कि वो घोटाले उस काल में अगर हुए थे तो उन घोटालों से बचने के लिए इनको अपनी नई नीति बनाना चाहिए थी। और इन्होंने अब तक ये बात क्यों नहीं की? जब विपक्ष ने उनको घेरना शुरू किया, आपने कोल आवंटन के अंदर सारी की सारी खजाने जो है अपने मनमाफिक बांट दी है और उसके कारण इसका नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्टिंग उसकी वजह से सारी जानकारी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है। और अब तक तो विपक्ष आरोप ही लगाता था सीबीआई का दुरुपयोग करती है, लेकिन अब तो विपक्ष के पास सबूत है। विधि मंत्री ने विधिवत पीएमओ के ऑफिसर्स के साथ और अपने ऑफिसर के साथ बैठ करके जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी उस रिपोर्ट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देने के बजाय सबसे पहले बैठ करके चर्चा करते उन्होंने बाद में डायरेक्शन दिए। और अब अश्विनी कुमार विधि मंत्री क्यों भागते हुए फिर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों ही सदन उनको तरफ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो कहां पर है। हमारे तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आता कह दिया वो आकर के सोमोटो स्टेटमेंट दे दें, तो वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, सोलंकी साहब, बीजेपी नेता होने के नाते अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना इस्तीफा दें, इस इस्तीफे को तो इस मांग को तो ठुकरा दिया है सोनिया गांधी ने, 2 टूक जवाब दिया है बीजेपी को कि विपक्ष मांगता रहे इस्तीफा, लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। किस तरह से लेते हैं इसे आप? वो अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो विपक्ष इस्तीफा मांगेगा और विपक्ष सदन को नहीं चलने देगा। अन्यथा बात क्या है, वो पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी आकर के स्टेटमेंट सदन में देना, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आकर के ये बात बताए ना कि सब गलत है, नहीं हुआ है। अश्विनी कुमार ने लोगों को नहीं बुलाया है, सीबीआई को डायरेक्शंस नहीं दिए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्टर सीबीआई से पूछा है, अब देखना है हलफनामा में क्या बोलते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपकी मांगों को लगातार ठुकराया जा रहा है सोलंकी साहब, आपकी मांगों को लगातार ठुकराया जा रहा है। क्या अब आप आने वाले वक्त में संसद की कार्रवाई को चलने देंगे? क्या है बीजेपी की रणनीति? बिल्कुल नहीं, हम तो जनता के सामने जाएंगे, जनता को बताएंगे सरकार, ये प्रधानमंत्री बिल्कुल एक दिन के लिए रखने लायक नहीं है और अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो जनता इनसे वोट के माध्यम से इनको हटा देगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब चैनल न्यूज से बात करने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी नेता
कप्तान सोलंकी साहब थे और उनका दो टूक कहना है कि भले ही उनकी मांगों को जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि इतने घोटाले सामने आए, खासतौर पर जिस कोयले की कालिख की बात हो रही है, इस घोटाले को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और विपक्ष की मांग वही बनी हुई है। भले ही उस मांग को ठुकरा दिया जाए, भले ही सोनिया गांधी ये कह दे कि विपक्ष मांग करता है करता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। अगर इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो ये और जो कह सकते हैं जो विरोध बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, यह और उग्र होगा। आने वाले वक्त में और ज्यादा उग्र तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी, लेकिन यह साफ है कि संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दिया जाएगा। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल कोयले को लेकर हंगामा जारी है, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। अग्निमा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अग्निमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से कप्तान साहब से बात हो रही थी, बीजेपी ने पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है कि भले ही उनकी मांगों को ठुकरा दिया जाए, लेकिन अब बीजेपी शांत बैठने के मूड में नजर नहीं आ रही और आने वाले वक्त में और ज्यादा हंगामा होगा और संसद की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पर अब शांत हुआ तो गलत मैसेज जनता के बीच में जाएगा, इसे जितना भुना लिया जाए उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। हाँ बिल्कुल नेहा, हम 2 मामलों की बात हो रही है, हम वैसे कोयले पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो गुस्सा है, जो 2G की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट कहें जेपीसी की, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया गया है।
तो उससे सबसे ज्यादा बीजेपी को इस बात की नाराजगी है और यही कारण है कि वो कल उसने आज संसद नहीं चलने दी, आज नहीं चलने दी। और उसमें फिर एक कोयले के मुद्दा और जुड़ता है। कोयले के मुद्दे को भी आप वो 93 तक ले गए, तो उसमें निश्चित तौर पे उसके बीच में 6 साल एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो फिर एक तरीके से अटैक फिर अटल बिहारी वाजपेयी पे होना है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष इस चीज पे आक्रामक रुख अपनाएगा। जहां तक हम बात करें कि ये दोनों मसलों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों मसले पे निशाना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। 2G पे पूरा साफ है, लेटर्स जो बीच में ए राजा और उनके बीच में हुए थे प्रधानमंत्री के बीच में उस नीति को लेकर 2G को लेकर पूरा वो साफ है, पूरा मीडिया में पहले भी आ चुका है। तो सीधे निशाने पे प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। कोयले पे जाएं तो कोयले पे तो खुद ही प्रधानमंत्री के पास था कोयला मंत्रालय। तो ऐसे में जो पूरा निशाना है सीधा जो यूपीए गवर्नमेंट का जो नेतृत्व कर रहे हैं मनमोहन सिंह, उन पे जा रहा है। तो विपक्ष क्यों अपना इस मौके पे अपना हाथ पीछे खींचेगा। हालांकि जैसा कि पहले कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई कि पिछले भी जितने हैं साल में सरकार उनको भी लपेटे में लिया जाए, तो एनडीए गवर्नमेंट अपने आप लपेटे में आएगी। तो यही कोशिश हो रही है कि कालिख अपने मुंह पे तो लग गई है, दूसरे के मुंह पे भी कालिख लगा दो और अपने को अपने जो गलत काम किए हैं या गलत नीतियों पे चले हैं और नुकसान किया है उसको छुपाने की कोशिश अभी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, ये फायदा तभी कांग्रेस को हो पाएगा क्योंकि जिस तरीके से जांच बैठाई गई, जांच कराई गई, तो कुल मिलाकर ये तो साफ था कि घोटाला हुआ है। घोटाले को लेकर जो भी तमाम जानकारियां हैं, चीजें हैं, वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन यहां दांव चला गया कि न सिर्फ यूपीए सरकार को, यूपीए सरकार के कार्यकाल, बल्कि इससे पहले जो एनडीए की सरकार रही है उस दौरान भी क्या कोई गलतियां हुई हैं, इन्हें भी ढूंढा जा रहा है ताकि जब कोई सवाल करे तो उसका जवाब यूपीए सरकार के जो मंत्री हैं वो इस तरह से दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेवर सोनिया गांधी के देखने को मिले अग्निमा जी, काफी कह सकते हैं कि यहां पर शांत विपक्ष के हंगामे के बाद या विपक्ष के घेरने के बाद यहां पर सरकार शांत नहीं नजर आ रही या डरी हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि यहां सोनिया गांधी ने जिस तरीके से दो टूक जवाब दिया कि भले ही मांग होती रहे, भले ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता रहे, लेकिन इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इस रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि अगर वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं या कमजोर अपने आप को दिखाते हैं तो विपक्ष और उन पर चढ़ सकता है और ज्यादा दबाव बना सकता है। तो शायद यही स्ट्रैटेजी बनाकर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है उस पर निश्चित तौर पे कोई भी, अगर बीजेपी भी उनकी जगह होती और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता तो उनका भी शायद यही स्टैंड होता, क्योंकि आप जितने आक्रामक होके आप रिप्लाई करेंगे और दूसरे को चोर बताएंगे उतना आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो जो कांग्रेस की रणनीति है इसी पे चल रही है। आज मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की इस मसले पर बातचीत भी हुई, उसी के बाद सोनिया ने ये तेवर अपनाए कि कोई जो विपक्ष मांग करता है तो मांग करते रहने दो, इस्तीफा नहीं देंगे। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो अगर टकराव जैसा कि लग रहा है कि अभी टकराव थोड़े दिन और चल सकता है, तो सरकार को कई अपने बिल भी लाने हैं, फाइनेंस बिल भी है, ऐसे में उसको विपक्ष का सहयोग चाहिए होगा। तो अब ये देखना है कि एनडीए में बीजेपी तो बहुत पुरजोर से संसद नहीं चलने दे रही है, आने वाले दिनों में एनडीए के जो अलाइज है उनका क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या रुख होता है इस पर भी नजर होगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शांत होने के मूड में नजर नहीं आ रही और यहां पर आक्रामकता साफ तौर पर दोनों ही तरफ से देखने को मिली, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष यानी कि जो सरकार है वो ये नहीं दिखाना चाहती कि वो विपक्ष के हंगामे से या विपक्ष के वार से डर गई है और यही वजह है कि दोनों तरफ से कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है आने वाले वक्त में, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब बड़ा सवाल अग्निमा जी, क्या आपको लगता है इन हालातों को देखने के बाद, क्योंकि एक घोटाला नहीं, चाहे बात 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, चाहे कोल घोटाले की बात करें या फिर मनरेगा का नया घोटाला, क्या आपको लगता है कि इन घोटालों से घिरी ये सरकार अपने आप को वाकई में बचा पाएगी? और क्या अगर बीजेपी की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो क्या वह शांत होने के मूड में नजर आ रहा है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में संसद की कार्रवाई चल पाएगी सुचारू तरीके से? देखिए, देर सवेर तो विपक्ष को सरकार कार्यवाही संसद के जो है जो उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उससे पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो रुख है, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, अब मनरेगा की और आ गई है, कैग की रिपोर्ट आ गई है, तो विपक्ष के कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा निशाने पे सरकार रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों जो मसले हैं, 2G मसला और कोल जो है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट पे निगाह रहेगी। जो संसद की राजनीति है वो चलती रहेगी, ऐसे ही लड़ते रहेंगे आपस में, और संसद ना चल के जो नुकसान हो रहा है आम जनता के पैसे का वो तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। और अब देखते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी की विपक्ष की इस मांग को सरकार मानती है या फिर हमेशा की तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या निचोड़ निकलकर सामने आता है और क्या होता है आने वाले वक्त में, इस पर रहेगी सबकी नजर। फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है।